हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं जर्नल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। और ये जो एमसीक्यूज होंगे ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए, चाहे आप आर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम दे रहे हो। इन सभी में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपके उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन लिए हैं, साथ साथ जनगणना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है, जिससे आपके एक ही क्लास में कई सारी चीजें आपकी तैयार हो जाए। तो ये क्लास काफी हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी किए थे। आज के सेशन में हम 50 से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक ही चीज में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और यहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको अगर चाहिए कि हमें सारी क्लासेस देखनी है, टॉपिक वाइज देखना है, जनगणना भी मैंने अलग से करवाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक साथ देख सकते हैं। हिंदी के भी क्वेश्चन है, साथ साथ में आपके जर्नल स्टडीज के भी क्वेश्चन है। ठीक है, सो देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आज का सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी मेरी नोटिफिकेशन आए उन तक आप वो आप तक पहुंचे और आप ज्वाइन हो पाए। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सब हम कर चुके हैं। ठीक है, सो 50 क्वेश्चन के आगे के जो क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। तो देखते हैं 50 के आगे के क्वेश्चन कहाँ हैं। ठीक है, चलो 47, हाँ हो गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित लोक नृत्यों, ठीक है, डांस मतलब कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा करेक्ट नहीं था, बट यहाँ पे करेक्ट है। सो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके रवाला नृत्य, बी है आपका डांडिया, सी है आपका बढ़ैया नृत्य और डी है आपका राई नृत्य। तो बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, आपको बताना है। सो यहाँ अगर हम बात करेंगे करेक्ट आंसर की, मेरे साथ साथ आप सभी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। तो डांडिया, आप जानते हैं कि डांडिया कहाँ का है? डांडिया है आपका गुजरात का। ठीक है, कहाँ का है? गुजरात का आपका लोक नृत्य है। जबकि आपका रवाला हो गया, आपका बढ़िया है, आपका राई है, उसके साथ साथ जारवा है, सैरा नृत्य है। ठीक है, ये सब क्या है? ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। तो याद रखिएगा, इनके जो अलावा भी मैंने नाम बताए हैं, जावरा और सैरा, ये भी आपके इनमें इंक्लूड हो जाता है। मतलब रवाला, बढ़िया, राई, जावरा और सैरा, ये भी आपके क्या है? बुंदेलखंड के हैं। जो कि डांडिया आपका कहाँ का है? आपका गुजरात का है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? ठीक है, यानी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की गई है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें आपके, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा? ये आपका होगा ऑप्शन डी, यानी 4। कौन कौन से हैं आपके? पहली बात तो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, इनका ईयर याद रखिए 1887। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका बनारस है, इसका भी ईयर याद रखिएगा 1916। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसका भी ईयर याद रखिएगा 1921। और आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये है आपका 1989। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, 3 है, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है, और उनका ईयर भी मैंने आपको बता दिया। तो क्रम से ईयर भी कई बार होता है ना कि क्रम से हमसे ईयर भी पूछ लिया जाता है, और ईयर याद करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमें अलग से ही ईयर नोट डाउन कर लेना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो चीजें क्लिक करें। ठीक, चलो लठमार होली मनाई जाती है। तो जिन्होंने मनाई होगी लठमार होली उन्हें तो पता होगा, वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में या फिर गोकुल में। तो लठमार होली मनाई जाती है, कहाँ पे मनाई जाती है? देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आप फास्ट तरीके से आंसर दे सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लगने वाला है। समय हमें वहां लगता है जहां हम मिलान वगैरह करते हैं, हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट यहाँ तो बेसिकली तुरंत क्वेश्चन देखो एंड तुरंत आंसर देके
बढ़ो दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ अगर मैं बात करूं करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बरसाना में। कहाँ पे, बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। ये मथुरा जनपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर या फिर हमीरपुर। तो किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं, साथ साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन और भी पूछे जाएं वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। कभी भी जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें एक चीज याद रखना चाहिए, सिर्फ हमें ये नहीं देखना है कि हम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, हम आगे बढ़ जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बस क्वेश्चनों की संख्या बढ़ रही है, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका होगा ललितपुर, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ललितपुर। तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। यूरेनियम का रासायनिक चिन्ह यू है, ठीक है। और यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है आपका, 92 है, इतना याद रखेंगे। तो यह आवर्त सारणी के एक अंतर्वर्त श्रेणी और एक्टिनॉल श्रेणी का ये तृतीय तत्व होता है, और प्रकृति में पाए जाने वाले जो तत्व हैं ये सबसे भारी होता है, याद रखेंगे ये सबसे भारी होता है। खोज की बात करेंगे तो इसकी जो खोज है वो आपकी 1789 ईस्वी में क्लापोर्ट द्वारा, किसके द्वारा, क्लापोर्ट द्वारा, ठीक है, पिच प्लेड नामक अयस्क से की गई है। नाम याद रख लीजिएगा, अयस्क का नाम मैं बता रही हूँ, पिच ब्लेड, ठीक है। पिच ब्लेड नामक जो अयस्क है इसके द्वारा की गई है। 1896 में हेनरी क्वेरल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। किसने, हेनरी विक क्वेरल ने, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है। सफाई में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर मेरठ में। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से और बताइएगा आंसर क्या होगा। पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है, ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका लखनऊ में, ठीक है। कहाँ है आपका, ऑप्शन सी, लखनऊ आपका करेक्ट आंसर है। तो ये उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। क्या है ये, प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है, याद रखेंगे, जिसमें क्रिकेट और आपका फुटबॉल के साथ साथ हॉकी के साथ साथ कबड्डी, इन सब का क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, कबड्डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, इन सभी का प्रशिक्षण दिया जाता है, और ये प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है यूपी का, याद रखेंगे। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, लखनऊ। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 56, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। ऑप्शन ए है कनाल, बी है मारला, सी है बीघा और डी है धुर। बताइएगा उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ हम जानते हैं क्या है आपका, बीघा है। आप जानते हैं इतने बीघा जमीन है हमारी, इतने बीघा वो है ना। तो एक बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। कितना, एक बीघा, अगर एक बीघा की बात करेंगे तो कितने बिस्वा के बराबर होता है, 20 बिस्वा के बराबर होता है, याद रखिएगा, है ना। तो हम अक्सर बोलते भी हैं, हमने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कितने बीघा आपकी जमीन है, कह देंगे भाई 16 बीघा है, 20 बीघा है, 10 बीघा है। तो इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। यूपी का राजकीय पुष्प आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं टेसू, बी है गुलाब, सी है नीलकमल और डी है चंपा। अब बताइएगा यूपी का जो राजकीय पुष्प है वो आपसे पूछा गया है, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूंगी तो आप सभी जानते हैं ये आपके कॉमन क्वेश्चन है, इनको तो आपको पता होगा। टेसू, जिसको हम कहते हैं पलास, क्या है,
प्लास, ठीक है। तो 4 जनवरी 2011 में है ये चीज हुआ है, याद रखेंगे। तो टेसु प्लास जो भी आप कह दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में, ठीक है। संघ, राज्य, समवर्ती या फिर अवशिष्ट सूची, बताइएगा। पंचायती राज वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचायती राज से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी, राज्य सूची में, ठीक है, स्टेट लिस्ट में। तो यहाँ पे संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन यानी पंचायती राज को किसमें शामिल किया गया है, राज्य सूची के विषय में मतलब शामिल किया गया है। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पॉलिटी से रिलेटेड है सब। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, कहां से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, भारत की समवर्ती सूची की कहां से की गई है, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहां अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, बताइएगा जल्दी से। सो करेक्ट आंसर आपका है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो भारत के संविधान में अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई अलग अलग देशों, अलग अलग संविधान, भारत के शासन अधिनियम 1935 के उपबंध से ग्रहित किया गया है। तो जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया है तो संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची के बारे में है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका मूल अधिकार, ठीक है, अमेरिका की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका क्या आएगा, मूल अधिकार, ठीक है। रूस से मूल कर्तव्य है, ठीक है। कनाडा से भारत राज्यों का संघ है, संघ में अधिक शक्तियां निहित होती हैं, ठीक है, ये है आपका। वहीं मैं ग्रेट ब्रिटेन की बात करूंगी तो ग्रेट ब्रिटेन में आपका शासन की संसदीय प्रणाली के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, वो आपका है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, राइट। तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पूछा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। विकल्पों की बात करें तो विकल्प है आपके बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, बी है मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, सी है उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड और डी है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, ऐसे क्वेश्चन काफी जरूरी होते हैं, ध्यान से पढ़ें और तब आप आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, ये तो हमें समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूंगी सो करेक्ट आंसर आपका होगा मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। तो भारत की संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, अनुच्छेद की अगर मतलब आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो 244 के 2 में, ठीक है, और अनुच्छेद आपके 275 के 1 के में क्या हुआ है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 244 का 2 और आर्टिकल 275 का 1, ठीक है। तो इनमें आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, कहाँ कहाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके बारे में दिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया था, मतलब 30% आपको आरक्षण दिया गया था। 70वें संशोधन के अंतर्गत, 71वें संशोधन के अंतर्गत, 73वें संशोधन के अंतर्गत या फिर 74वें संशोधन के अंतर्गत। तो बताइएगा, जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, 30% की जो छूट मिली है, वो किसके अंतर्गत है, किस संशोधन के अंतर्गत ये दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, ये हुआ है। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो आपका आर्टिकल यानी जो आपका अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद आपका 243 घ 3, ठीक है, घ याद रखिएगा, ठीक है, के अनुसार पंचायत जो पंचायती है उनके सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। कितना? 1/3 आरक्षण। क्योंकि देखो पहले स्टार्टिंग में ये होता था कि महिलाओं में इतना जागरूकता भी नहीं थी और ना ही मतलब उनको ये मौका मिलता था कि वो आगे बढ़ पाए। अब इसी वजह से उनको आरक्षण दिया जाता है ताकि वो भी आगे बढ़ के अपनी जो चीजें हैं उनको डेवलप कर सकें, अपनी जो घर बैठे रहते हैं उनको एक तरीके से। अभी देखो यहाँ पे समस्या, अभी जो चीजें हुई हैं थोड़ा बहुत सशक्तिकरण आया है, मतलब अगर ग्रामीण स्तर पे बोलूंगी तो आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। लेकिन अभी भी आप अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो महिलाएं केवल नाम मात्र की जो प्रधान होती हैं वो होती है, मतलब केवल उनका सिग्नेचर मात्र होता है। जो सारा कामकाज होता है या तो उनके पति करते हैं या तो उनके घर मेंबर में से कोई करता है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, हम भी जब स्टार्टिंग में गांव गए तो हमने देखा कि भाई प्रधान है, महिला का नाम लिखा था, तो हमें लगा कि राष्ट्रगान में ये स्वतंत्रता दिवस में महिला आएंगी। अब देखा गया कि पुरुष आए हैं, महिला हमको कहीं दिखती ही नहीं है। तो मतलब वो घर बैठ के काम कर रही हैं, घर काम कर क्या रही भगवान जाने, लेकिन जो सारा काम है वो पुरुष कर रहे हैं। तो ये मैं हर जगह की बात नहीं करूंगी, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा है मैंने। अब आपने देखा है नहीं देखा, बट मैंने स्पेशली बात करूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है ना कि थोड़ा सा महिलाओं को उठना पड़ेगा, लेकिन घर परिवार को लेकर बिना इजाजत के कहाँ कोई उठ पाएगा। सो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलो, ये जो चीजें है ना जमीनी स्तर पर है, जब तक खुद से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन 26 अक्टूबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1948 को, 25 अक्टूबर 1949 को। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, जल्दी से आप बताएं। इसका तो आंसर आप आसानी से दे लोगे, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे और इसके कुछ उपबंध उसी दिन से लागू भी हो गए थे। बाद में बात करेंगे तो 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को इसके सभी उपबंधों को लागू कर दिया गया था। मतलब देखो कुछ चीजें पहले ही लागू हो गई थी, लेकिन अगर हम पूरे कंप्लीट चीजों की बात करेंगे तो कंप्लीट चीजें आपका 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसने कहा है कि मुझे इस आरोप, यहाँ पे आरोप होगा, ठीक है, आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है, ठीक है, मांगनी होगा कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे आरोप होगा और यहाँ पे मांगनी है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और आपका BR अम्बेडकर। तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, किसने ये कथन कहा है, किसका कथन है ये। तो ये कथन है आपका राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये कथन है। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 है, ठीक है, तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, उसमें जो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया था और राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो उनमें ये कथन, मतलब तब का ये कथन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है? विधि के समक्ष अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 13, यानी आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 या फिर 13। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 14, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो विधि के समक्ष समता से संबंधित है, इसका मतलब क्या होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान रूप से लागू किया जाएगा या करेगा, ये चीज है। अगर मैं थोड़ा सा अदर चीजों की बात करूं तो अदर भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें याद रख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले समय में वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको याद रह गया। अगर मान लो अनुच्छेद 2 की बात की जाए, ठीक है, अनुच्छेद 2, तो यहाँ पे नए राज्यों को शामिल करना, ठीक है, क्या है, नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। वहीं अगर 14 की हम बात कर चुके हैं, समता का अधिकार, अगर हम यही अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में है। क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में है। अनुच्छेद अगर 111 की बात करेंगे, 111, ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार इसमें दिया गया है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी याद रख लीजिएगा, बाय द वे कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो जानते हैं कि 6 मूल अधिकार है, उनमें से कौन सा अधिकार इसमें से नहीं दिया गया है ऑप्शन में से। तो समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर आप पढ़ चुके हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर पाओगे, हटा लोगे वो ऑप्शन जो आपका सही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे अभी आपके 90 क्वेश्चन करने हैं आपको, अभी हम 65 पे पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम हिस्ट्री के भी क्वेश्चन करने वाले हैं तो लास्ट तक आपका देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ केवल हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ जो उनकी एक्सप्लेनेशन है उसको भी देख रहे हैं, तो चीजें और अच्छे से क्लियर समझ में आती हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपने देखा होगा भाई विरोध का अधिकार, ठीक है, प्रोटेस्ट का अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर आपका 18 तक है, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर मैं बात करूंगी तो आपका 23 व 24 है आपका शोषण का अधिकार, अनुच्छेद की बात कर रही हूँ। वहीं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करूंगी तो जो आर्टिकल आपका 25 से लेकर 28 तक है इसमें आपके स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, जहां पे प्रॉब्लम हो, आप कभी भी कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैम ये चीजें हमें समझ में नहीं आई हैं। अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी मैं उसमें आपको जरूर क्लियर तरीके से समझा दूंगी। देखो ये आपके आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, कई बार मिलान के थ्रू आपके आर्टिकल पूछे जाते हैं, कंपलसरी ही मान लो, इसको अनिवार्य रूप से मान लो। समानता का अधिकार आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। वहीं आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 व 24 आर्टिकल में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक इनमें दिया गया है। तो याद रखेंगे विरोध का अधिकार आपके मूल अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किसी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ की बात हो रही है, वाराणसी से, कौशाम्बी से, गिरिब्रज से या फिर डी ऑप्शन है आपका चंपा से। तो आपके जो जैन तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। बताइएगा आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैन धर्म में आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो है महावीर स्वामी, ठीक है, जो 24वें तीर्थकर थे, उनका नाम आप जानते हैं। प्रथम आपके ऋषभ देव हैं। तो यहाँ पे जो आपके 23वें तीर्थकर हैं, ठीक है, 24वें तो मैंने आपको बात की महावीर स्वामी थे, जो आपके 23वें तीर्थकर हैं जिनको हम बात कर रहे हैं पार्श्वनाथ, इनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व लगभग, मतलब आप समझ सकते हो कि 850 ईसा पूर्व में हुआ था। तो काशी के जो शासक हैं इक्वांशु वंशी अश्वसेन ने इनके पिता और महारानी जो हैं वामा उनकी माता थी,
और ये चीज का अगर याद रखेंगे तो आपका जो वाराणसी है ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी मुक्ता कहाँ से संबंधित है भाई, उनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। और इनका चिन्ह याद रखेंगे तो इनका चिन्ह पूछ लिया जाता है, सर्प है। चले, निम्नलिखित में से किसने आपके हट शासक मिहिर कुल को पराजित किया? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या क्वेश्चन हुड़ शासक, हट शासक कहाँ से आ गया? हुड़ 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 हुड़, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं भी फ्लो में बोल गई। हुड़ शासक है, हट शासक कौन सा शासक होता है? तो मिहिर भोज को पराजित किया बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक या फिर प्रभाकर वर्धन। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 67 बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे सो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, यशोधर्मन। तो मंदसौर अभिलेख के अनुसार, कौन से अभिलेख के अनुसार? मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी में आसपास मालवा के शासक जो हैं यशोधर्मन, ठीक है, ने हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था और उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। याद रखेंगे इतने फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन एक देश विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? ब्राजील, क्यूबा, भारत या फिर चीन? बताइएगा, गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक आपसे पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले याद रखेंगे यहाँ पे कि विश्व में गन्ने के शीर्ष 6 उत्पादक राज्य हैं। कितने? 6। नाम मैं बता देती हूँ आपको। आपका है ब्राजील, भारत, उसके साथ साथ चीन है, थाईलैंड है, ठीक है, पाकिस्तान है, और यहाँ पे बात करेंगे मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको है। तो यहाँ पे जबकि भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की, अगर मैं स्पेशली यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश की, सॉरी उत्तर प्रदेश कह रही हूँ, भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका यूपी आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक। ये 3 जगह याद रखिएगा, भारत की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है कि गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक आपसे पूछा गया है। तो द्वितीय में देखो, ब्राजील के बाद मैंने आपको भारत बताया, तो ऑप्शन जो सी है भारत, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलो, पहला नंबर ब्राजील का है, फिर भारत, फिर आपका चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और फिर मैक्सिको। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में गन्ने में सबसे पहले यूपी, महाराष्ट्र, देन आपका कर्नाटक आता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कर शासन को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से इसको करेक्ट करूंगी। क्या है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक, यहाँ पे चोल कर लीजिएगा थोड़ा सा, 1 सेकेंड, आज हिंदी में मिस्टेक्स काफी हो रही हैं, माफी चाहूंगी। नेक्स्ट टाइम से पूरी ध्यान रखूंगी कि इसमें एक भी गलतियां ना हो। तो निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या फिर राजराज द्वितीय। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहां अगर हम बात करेंगे सो करेक्ट आंसर आपका होगा राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन जो आपका बी है राजेंद्र प्रथम, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है राजेंद्र प्रथम वो सम्राट बना और उसने अपनी पिता की जो साम्राज्यवादी नीति है उसको आगे बढ़ाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत पर भी आक्रमण किया और पाल शासक महिपाल, याद रखिएगा, महिपाल को पराजित किया। उसके बाद विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की, गंगे कोंड की उपाधि धारण की है, ये उपाधि याद रखिएगा, जरूरी है। और गंगे कोड चोलपुरम नामक नई राजधानी की भी स्थापना की, तो इसी नाम से आपकी नई राजधानी की भी स्थापना की है। तो नई राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण करवाया, याद रखेंगे। शेर शाह को दफनाया गया था, शेर शाह को दफनाया गया था कालिंजर में, ठीक है,
सासाराम में, जौनपुर में या फिर पटना में। तो शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे सो ऑप्शन बी यानी सासाराम में। तो शेरशाह को मतलब बिहार के शाहाबाद के सासाराम में, इनको तालाब के बीच जो ऊंचे चबूतरे हैं उनमें मतलब शेरशाह को दफनाया गया था, वहां पे उनका मकबरा बना हुआ है। तो ये आकार और गौरव दोनों दृष्टि से भारतीय मुस्लिम का निर्माण कला का चमत्कार कहा जाता है। और हिंदू मुस्लिम वास्तु कलात्मक विचारों का यहाँ पे थोड़ा सा अद्भुत चीज आपको देखने को मिलेगी। मतलब इनके मकबरे में एक तरीके से बात करें तो यहाँ पे उस तरीके से इसको बनाया गया है। तो याद रखिएगा, बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर शेरशाह का मकबरा बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। नहीं था याद रखेंगे, जहांगीर, गयास बेग, आसफ खां या फिर खुर्रम। तो कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जहांगीर, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट है आपका पहला जहांगीर। तो नूरजहां के गुट में उनके पिता इत्मादुद्दौला, माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खां, ठीक है, शहजादा खुर्रम शामिल थे, ठीक है। इतने लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। इतनी चीजें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं कलीम, कासी, कुदसी या फिर मुनीर। अगर आपको स्क्रीन में बहुत छोटा क्वेश्चन दिख रहा है तो आप स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने जूम किया तो शायद आपका क्वेश्चन ही कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ अगर हम आंसर की बात करेंगे सो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन पहला कलीम, ठीक है। ऑप्शन जो पहला है कलीम, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। काशी जो मराठा काल में 1771 में 61 में, ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध के मतलब प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने ही मराठों की हार की सूचना काव्य के रूप में पेशवा को दी थी। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या फिर समरकंद में। तो बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, बादशाह नहीं बल्कि पादशाह। बताइएगा कहाँ पे की थी। तो यहाँ बात करें सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी काबुल में, ठीक है, काबुल में। तो यहाँ पे याद रखेंगे 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और परिणाम स्वरूप 1507 ईस्वी में उन्होंने पादशाह की उपाधि धारण की। अब बात करते हैं कोहिनूर हीरा की, जो कि जरूरी है। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था शाहजहां को किसने उपहार में दिया था ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है औरंगजेब, बी है मुराद, सी है मीर जुमला और डी है अबुल हसन कुतुब शाह। तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। इसी बात पे अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो साथ साथ में लाइक भी करते जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेशन जो भी हो उनको शेयर कर दे, ताकि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। देखो अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक कर सकते हो, है ना। मैं बहुत ज्यादा, आप जानती हो, मैं जब भी क्लास लेती हूँ मैं लाइक के लिए बहुत ज्यादा कहती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए लाइक मैटर नहीं करता, मेरे लिए आप मैटर करते हो। मतलब आप आते हैं, आपके लिए क्लास होती है, आप क्लास ज्वाइन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए बस यही है। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, नोटिफिकेशन अदर बच्चों के पास भी पहुंच जाती है आपके लाइक करने से। तो बेसिकली मुझे कोई फायदा नहीं होता है, ये मैं ट्रू बता रही हूँ, मैं झूठ तो कभी बोलती नहीं हूँ। तो यहाँ पे सही बता रही हूँ कि यहाँ पे लाइक करने से होता है कि जो नोटिफिकेशन है ये और लोगों के पास पहुंचता है, इस वजह से लाइक करना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कर देंगे तो और लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर लगा दिया है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मीर जुमला, ठीक है।
मीर जुमला आपका करेक्ट आंसर है, जिसको हम मोहम्मद सैयद भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इनका नाम क्या है, मोहम्मद सैयद। ठीक है, मोहम्मद सैयद ये कहते हैं। ठीक है, तो मीर जुमला नाम से प्रसिद्ध एक फारसी व्यापारी गोलकुंडा का वजीर था और इसी ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। चलो, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की। शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 1626, 1675, 1625, 1671, 1627, 1661, 1627, 1674। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पूछा गया शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की। तो यहाँ अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन डी, यानी आपका 1627 और 1674। यहाँ देखिएगा आपका 20 अप्रैल आपका 1627 को शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का क्या हुआ, जन्म हुआ। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। किसको, रायगढ़ को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। चले, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। ठीक है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, 1858 में, 1818 में, 1861 में या फिर 1802 में। तो पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, कौन सा, कम से कम इससे आपको डेट भी पता चल जाएगी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818, ठीक है, में मराठों की पराजय के साथ ही पेशवाई को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, 1818 में, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है। आर.सी. दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी या फिर दादा भाई नौरोजी। देखो एग्जाम बहुत करीब है और हम बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं गवा सकते हैं। हमें सेकंड चांस दिया गया है अपने आप को साबित करने का और यही मौका है अपने आप को साबित करने के लिए। अगर आप अभी भी इंस्टा रील्स वगैरह में लगे हुए हो तो बिल्कुल छोड़ दो, एक महीना जी जान से मेहनत कर दो, क्योंकि अपडेट आगे पीछे नहीं होने वाली है। 27 को जो आपका पेपर है जुलाई को, वो 27 को ही होगा। तो जब आपको पता है कि ये समय है आपको स्टडी करने का, और एक ऐसा नहीं होता ना कि हम कुछ टाइम में ही सारा कंप्लीट कर लेंगे। याद करने के लिए हमारे माइंड को पूरा प्रोसेस चाहिए होता है, पूरा समय चाहिए होता है। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हम आप लोग के लिए लगातार क्लासेस ला रहे हैं तो उनका लाभ आप उठाइए, ठीक है। कई बार हम होता है ना आधे क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं, फिर हम देखते ही नहीं है। तो कंप्लीट देखा करिए और इन प्रश्नों को 1-2 बार देखिए, क्योंकि 1-2 बार बार देखने से ये होता है ना परमानेंटली वो चीज याद हो जाती है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों यानी इंग्लैंड लैब टू इंडिया, इनके लेख के और भी मैं लिख देती हूँ, क्या है आपका इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ठीक है, ये है। उसके साथ प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो मैंने अभी पूछा है, और है आपका ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और द व्हाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। इनके माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया है। तो एक्स्ट्रा चीजें भी आपको पता चल गई। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, क्योंकि लिखने में हो सकता है कुछ चीजें आपको क्लियर ना समझ में आई हो, क्योंकि मेरी लिखावट ही भगवान जाने कैसी है। रियल में मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, लेकिन यहाँ स्क्रीन में लिखने में पता नहीं क्या ही हो जाता। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आप जानते हो लेफ्टी लोग वैसे भी अच्छा ही लिखते हैं, नहीं। तो यहाँ पे पहला मैंने आपको बताया इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ठीक है। दूसरा प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो अभी मैंने पूछा है क्वेश्चन आपका है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया,
द व्हाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये सब किनके हैं? दादा भाई नौरोजी जी के हैं। सम्मान देना पड़ेगा जी, क्योंकि सम्मान के काबिल हैं ये लोग। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था, नहीं था में हम पहले ही गोला कर लेंगे ताकि हमें ये चीजें आराम से दिखाई दे। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिएगा जितने भी मैं क्वेश्चन आज लेके आई हूँ, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं या कहीं अदर एग्जाम होता है उनको भी अगर देखते रहते हैं साथ साथ में कि पीसीएस का पेपर हो रहा है या अदर कहीं स्टेट में पेपर हो रहा है, तो अगर आप उनको भी देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना ज्यादा अगर आप इनकी प्रैक्टिस अगर बार बार करते हो ना, तो वो चीजें ना माइंड पे रहती कि यस मैंने इस क्वेश्चन को कहीं तो देखा था, और वो आपको सही करने में आपको मदद करता है। तो यहाँ बताइएगा आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ करेक्ट आंसर है नहीं की बात हुई है तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले आपका है, क्योंकि देखो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीनों नेता उग्र राष्ट्रवादी थे, किंतु जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो नरमपंथी नेता थे। कौन से थे आपके? नरमपंथी नेता थे। देखो नरमपंथी दिख भी नहीं रहा है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो यहाँ पे देखो एक सेंटेंस ऐसे बोला जाए और जस्ट उसी का डिफरेंट बोला जाए तो लगता है सब अलग अलग है ना। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? यानी कौन 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू और एम राघव चेरियर या फिर एस.एन. बनर्जी? बताइएगा। चालू नहीं, चार्लू, चार्लू कर लीजिएगा, चालू लग रहा है। बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिएगा एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए टू जेड, और जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ना वो तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी कई सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका होगा फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन जो पहला है फिरोज शाह मेहता, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बरुद्दुद्दीन तैयब जी और केंटी तेलंग ने की थी। और लोगों के नाम भी याद रख लीजिएगा, बदरुद्दीन, इतना लिख दूंगी समझ में आएगा आपका, तैयब जी और केटी आपका तेलंग, ये भी ठीक है, इन्होंने की थी। तो फिरोज शाह मेहता इस स्थापना के समय से आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता से विजय राघव चेरियार ने की थी? मतलब किसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने की थी, ये पूछा गया है। लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922 और इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो इन अधिवेशनों की हमें डेट पता चल रही है, सिंपल सी बात है। सबसे अच्छी चीज तो यही है कि अधिवेशनों के साथ उनकी डेट भी लिखी हुई है। करेक्ट आंसर कोई भी हो लेकिन डेट तो पता चल रही है। तो यहाँ बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने की थी, मतलब किस अधिवेशन की अध्यक्षता। तो यहाँ अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला, आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया होगा। सो राइट आंसर है आपका नागपुर अधिवेशन आपका 1920। ठीक है, तो श्री विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की। और वहीं अगर हम बात करें अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ में किया था। ठीक है, क्या नाम है आपका? अंबिका, वेट थोड़ा और मैं क्लियर लिख देती हूँ, अंबिका चरण, ये देखिए मेरी स्क्रीन में तो हालत ही खराब हो जाती है। अंबिका चरण मजूमदार, समझ जाइएगा मैं जो बोल रही हूँ। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 याद रखेगा। वहीं अगर हम गया की बात करेंगे तो गया में आपका देश बंधु चित्तरंजन दास, क्या है?
चित्तरंजन दास, ठीक है, 1922 में अध्यक्षता की थी। तो यहाँ देखो तीनों अलग से पता चल गए भाई। हमें पता है कि जो आपके विजय राघव चेरियार है उन्होंने नागपुर अधिवेशन 1920 किया। लखनऊ का भी हमें पता चल गया, अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में किया। वहीं गया में भी हमें पता चल गया कि भाई देशबंधु चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता की। तो देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके आराम से तैयार हो गए हैं बिना कोई ज्यादा मेहनत किए हुए। तो इन 3 क्वेश्चन को आप पेन कॉपी लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। याद रखिएगा लखनऊ वाला, नागपुर और गया हमेशा कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना आपको खुद ही चीजें ऑटोमेटिक समझ में आती हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लखनऊ वाला तो कई बार पूछा गया है और नागपुर वाला भी। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853 और चार्टर एक्ट 1833। बताइएगा किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो 81 क्वेश्चन तक हम पहुंचे हैं, 90 क्वेश्चन तक करने हैं, तो बने रहिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली, जितनी भी क्लास हो रही है सब जरूरी है ना। और जरूरी चीजें तो हम 5-5 घंटे भी पढ़ सकते हैं, है ना। बीच बीच में आपको प्यास लगी हो, पानी वानी अपना रख लीजिए, चाय कॉफी पीते जाइए और क्लास का आनंद लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो चार्टर एक्ट 1853 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस एक्ट ने कार्यपालिका और विधायी जो शक्तियां हैं उनको पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया है और भारत के लिए यह एक पृथक विधानसभा की व्यवस्था की है। इसमें 12 सदस्य होते हैं, कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और 6 महासद यानी विधान परिषद के सदस्य होते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 82। निम्नलिखित में से कौन है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? मतलब कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं? देखो है लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन ही खराब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पेंथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, सी है आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स और डी है आपका एबी अलेक्जेंडर। बताइएगा तो कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बात करें सो करेक्ट आंसर है जॉन साइमन, ठीक है। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन आपका 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था और उसके अध्यक्ष भारत सचिव पेंथिक लॉरेंस और अन्य 2 की अगर मैं बात करूंगी तो आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। तो इस मिशन का एम क्या था, उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य ये था कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के बारे में विचार करना था, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके पूछेंगे, मैंने कहा ना मैंने हर तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, अलग से भी आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित रेल सुरंग का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम लगाना है, ठीक है। कौन सा लगाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं पीर पंजाल, बारबुद, नाथुवाड़ी या बरदेवासी। बी है कारबूद, पीर पंजाल, नाथुवाड़ी, बरदेवासी। सी है बरदेवासी, नाथुवाड़ी, पीर पंजाल, कारबूद और डी है आपका नाथुवाड़ी, बरदेवादी, कारबूद और पीर पंजाल। अब आपको इसको क्रम से लगाना है, आप कैसे लगाओगे बताइएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो जो रेल सुरंग है उनकी लंबाई के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन पहला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो पीर पंजाल है, तो एक सेकेंड रुकिएगा, करेक्ट आंसर ये है ना। अब देखो पीर पंजाल है तो इसका देखो याद रखो 11 किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो बारबूद का तो इसका होगा 6.5, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नाथुवाड़ी का तो नाथुवाड़ी का आपका क्या हो सकता है, हाँ 4.3, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करेंगे बरदेवादी का तो इसका आपका होगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होगा, तो ऐसे आपका क्रम लगेगा।
निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को कौन सी पहाड़ी बनाती है? अनाई मलाई पहाड़ी, अच्छाबू पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मजा आ रहा है ना ऐसी क्लास करने में जिसमें क्वेश्चन इतने बढ़िया बढ़िया से दिए हुए हैं। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जब क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना तो करने में भी बहुत मजा आता है, और पढ़ने वालों को मजा आ रहा होगा। जो जिनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उनको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, उनको तो बोरियत महसूस हो रही होगी कि कितनी जल्दी क्लास खत्म हो, है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज मत कीजिएगा बिल्कुल स्टूडेंट। मैं बिल्कुल बार बार ये चीज रिपीट इसलिए करती हूँ ना कि फ्यूचर का सवाल है। आजकल देख रहे हैं नौकरी वैसे भी नहीं लग रही है, लगातार वैकेंसियां आती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, फिल होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो कहीं पोस्टपोन होंगे, कहीं डेट बढ़ जाएगी। यही सारी प्रॉब्लम आजकल चल रही है। मेंटली डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा है कि जॉब लग नहीं रही है प्राइवेट सेक्टर की ओर, सभी लोग भाग रहे हैं। गवर्नमेंट एक तरीके का आपको सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी और परमानेंट जो चीजें होती हैं, फिक्स्ड चीजें, वो देता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी प्राथमिकता में सिक्योरिटी ही आती है। इस वजह से हम गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा अलाउ करते हैं, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। यहां देखेंगे थोड़ा सा, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो पहाड़ियों की रानी के नाम से हम किसको जानते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो दोदा बेटा इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है और टोडा जनजाति यही निवास करती है। देखो दोदा बेटा, दोदा बेटा यहाँ की क्या है? सर्वोच्च चोटी है, और जो टोडा है, टोडा आपकी जो जनजाति है ये यही निवास करती है, याद रखेंगे। 85 पर हम पहुंच चुके हैं, अभी 5 क्वेश्चन आपके बाकी हैं। देखिएगा नीचे दिए गए कोट नहीं, कूट निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति अनुक्रम चुनिए। यानी दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर आपको करना है। सतमाला पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, पीर पंजाल श्रेणी या फिर नागा पहाड़ियां? तो बताइएगा, यहाँ पे कूट दिया हुआ है, अब आपको इसको सही से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही अनुक्रम आपको लगाना है, और इसका अनुक्रम आप क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे दरवाजा है जो बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, तभी आवाज आ रही है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो मैं आपको पहले बता दूं। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी पहला, ठीक है, आपका सतमाला पहाड़ी, फिर सेकेंड कैमूर पहाड़ी, देन आपका नागा पहाड़ी थर्ड में, और लास्ट में आपका पीर पंजाल पहाड़ी। इस तरीके से आपका क्या होगा? सही होगा। चले, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कोलकाता हुगली क्षेत्र, टीटागढ़, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी, मुंबई पुणे क्षेत्र, अंबरनाथ, और डी है आपका अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, भरूच। इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इधर हिंदी में लिखा हुआ है। अभी आपने न्यूज देखी होगी कि जो प्लेन क्रैश हो गया है उसमें कितने सारे लोगों की जान चली गई है, सिर्फ एक इंसान बचा हुआ है। मतलब वो हॉस्पिटल में गिर गया था, हॉस्पिटल में गिरने की वजह से वहां 3 MBBS डॉक्टर की भी जान गई, साथ साथ में जो जितने प्लेन में बैठे हुए थे उनकी भी जान गई। मतलब लगता है कि कई बार हम सोचते हैं ना कि नहीं जीवन यहाँ सेफ है, कहीं पे भी सेफ नहीं है। अगर जाना होता किसी तरह से चला जाता, लेकिन इस तरीके से जब कोई घटना होती है ना तो बहुत दुखद होती है। देखो कहीं किसी की, कहीं कोई बूढ़ा हो गया उसके बाद किसी की मृत्यु होती है तो उसमें बहुत ज्यादा हम उतना शोक नहीं मनाते हैं कि चलो समय था तो इंसान चला गया ना। लेकिन जब इस तरीके का क्रैश होता है और इस तरीके से लोगों की जान जाती है तो बहुत दुख होता है ना। तो यहाँ पे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मतलब सुन के ही बहुत अजीब लग रहा था आज के दिन। तो यहाँ देखेंगे जो आंसर होगा, ये सब चीजें जो होती हैं इनको आपको पता होनी चाहिए। बीच में अभी ट्रेन का मामला था, वहां पे भी कई लोगों की जान गई थी। सो यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा स्टूडेंट? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। देखिएगा
क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है, वेट रुको रुको रुको, यहाँ आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी है। तो तमिलनाडु में मदुरै से 74 किलोमीटर दूर आपका शिवकाशी एक नगर है जो पटाखों, माचिस और छपाई के कारखानों के लिए जाना जाता है। तो शिवकाशी पश्चिम घाट के पूर्वी ओर पर स्थित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब नहीं पूछा गया था ना, तो आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में मतलब अधोलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है कैगा कर्नाटक, रावत भाटा राजस्थान, तूतीकोरिन तमिलनाडु और एन्नोर आपका मेघालय। तो यहाँ मैं दोनों लैंग्वेज इसीलिए हमेशा रखती हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो चीजें समझने में। कई बार होता है कि हमें हिंदी से चीजें कम समझ में आती हैं, इंग्लिश में आजकल हम बोलचाल की भाषा में भी इंग्लिश का इस्तेमाल ज्यादा ही करने लगे हैं, तो इस वजह से किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, सो आपका करेक्ट आंसर होगा एन्नोर और मेघालय। तो देखो जो आपका कैगा यानी जो कर्नाटक है, ठीक है, ये है। रावत भाटा आपका राजस्थान में भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। एन्नोर आपका तूतीकोरिन है, ठीक है, कहाँ है आपका तूतीकोरिन तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में ऊर्जा केंद्र है। तो इसी वजह से आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका क्या है, रॉन्ग है। एन्नोर आपका मेघालय नहीं होगा। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फिर निशानेबाजी। तो हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हरमनप्रीत कौर आपकी क्रिकेट से संबंधित है, किससे, ऑप्शन बी क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेटर हैं। चलो, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हैं, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हैं, ये आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी एशिया। ठीक है, तो सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध एशिया में पाए जाते हैं और विश्व के लगभग आप बात करें तो 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आप सभी जानते हैं, जिससे होकर तीनों प्रमुख महाद्वीप अक्षांशीय जैसे आपका विषुवत है, कर्क है, आर्कटिक है, ये सभी गुजरते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। यानी गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन 90 तक ही हम कर रहे थे ना, और 90 तक ही काफी बड़ी क्लास हो गई है। तो यहाँ पे बात करेंगे इसके करेक्ट आंसर की। सो करेक्ट आंसर आपका होगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ याद रखेंगे अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अरब प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप के गोंडवाना के भाग हैं, जबकि जो आपका उत्तरी अमेरिका है ये लॉरेंसिया का भाग है। किसका भाग है, लॉरेंसिया का भाग है, याद रखेंगे। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हुआ। यहाँ पे ये रही आज की इंपॉर्टेंट क्लास स्टूडेंट। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम क्लास करते हैं उनमें ऐसी चीजें हमें मिले जो हमें आने की मतलब प्रबल संभावना हो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो हमें उन चीजों को पढ़ने में और मजा आता है कि यस हम इन चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। एक बार नहीं 2-3 बार भी हम पढ़ने को रेडी हो जाते हैं। तो ये आपके ऐसे ही क्वेश्चन है। अभी कुछ टाइम से हिंदी की क्लासेस नहीं आ रही है, हिंदी के प्रैक्टिस सेशन में नहीं लेके
आ पा रही हूँ, बट याद रखिएगा बहुत जल्द आपको लगातार कंटिन्यूस तरीके से दिखेंगे, तो डोंट वरी, मैं लगातार चीजें लेके आऊंगी, क्योंकि साथ साथ में और भी जो एग्जाम है वो लाइन अप है, लगातार हो रहे हैं, तो उनकी भी प्रिपरेशन हो रही है साथ में। बट बेसिकली आपके आर के लिए मैं लगातार आपके सेशन लाऊंगी, तो बस आपको बने रहना है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मेरी क्लास 5 बजे आती है, कभी कभी 5:30 हो जाता है, कभी कभी 6 हो जाता है, और कभी कभी और भी लेट हो जाता है। फिक्स टाइम तो 5 बजे का, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ इशू की वजह से या नेट प्रॉब्लम की वजह से क्लास लेट अपलोड होती है, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। आपके पास नोटिफिकेशन बेल ऑन रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप आंसर करोगे ना, तो कहते हैं कि जब लाइव इंटरेक्शन हम चीजों को करते हैं ना, तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है। तो जब भी मेरी क्लासेज आए लाइव ही ज्वाइन हुआ करो तुरंत, ठीक है। प्रीमियम पे रहती है, मुझे पता है, मतलब उस तरीके से लाइव नहीं रहती है कि मैं सामने आपसे बात कर रही हूँ, उस तरीके से नहीं रहती, लेकिन आपके पास ये चांस होता है कि आप कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट के द्वारा साथ साथ में आंसर देते रहोगे तो आपको लिए बहुत बेटर होगा। सो यहाँ बातचीत को खत्म करते हुए हम आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।